गरीब देवरानी ने बनाई 4 जेठानी की फूलों की साड़ी। अक्षरा, जरा मुझे भी अपना मेकअप लगाने के लिए दोगी? हाँ, ये लो। परी, मगर इसमें बस थोड़ा सा ही फेस पाउडर है। परी बचे हुए मेकअप से ही रेडी होने लगती है कि तभी गंगा वहां आती है। अक्षरा, पायल, अर्पिता, कविता बहू, तुम चारों तैयार हो गई? जी माँ जी, मैं और कविता तैयार हैं। अक्षरा बहू, जल्दी करो, बारात निकलने के लिए तैयार खड़ी है। ओहो मम्मी जी, ऐसे जल्दी मत मचाइए, मुझे मेकअप कर लेने दीजिए। एक तो कहीं से भी हमारा ससुराल शादी वाला घर नहीं लग रहा। अरे हम चारों भाभियों के इकलौते देवर की शादी है, मगर हम बहुओं के लिए एक नई साड़ी भी नहीं खरीदी किसी ने। परी, इसके लिए तुम सासू माँ को क्यों सुना रही हो? कितनी मुश्किल से तो देवर जी की शादी हो रही है और हम गरीब बहुओं के ससुराल में थोड़ी खुशी आने जा रही है। ओ प्लीज अर्पिता भाभी, अब आप अपना लेक्चर शुरू मत कर देना। ये कहानी है गंगा देवी के घर की, जो अपने 5 बेटे गोपाल, आनंद, अर्जुन, आयुष, अखिलेश और 4 बहू अर्पिता, कविता, परी और अक्षरा के साथ छोटी सी झोपड़ी में गरीबी में रह रही थी। अर्पिता और कविता अपने ससुराल की मजबूरियों को समझती थी। वहीं लव मैरिज करके आई परी और अक्षरा गरीबी के चलते बस अपनी सास को सुनाती रहती थी। और आज गंगा के 5वें बेटे अखिलेश की शादी है, जहाँ दुल्हन बन सुमन बगिया में बैठी फूलों से बातें कर रही है। मेरे प्यारे फूलों, मेरे जाने के बाद भी तुम सब बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना। माँ, मेरे ससुराल जाने के बाद मेरे इन फूलों की बगिया को मुरझाने मत देना। माँ, इन्हें रोज पानी देना। मेरे प्यारे पौधों का ख्याल रखना, ताकि इनमें ऐसे ही रंग बिरंगे खूबसूरत फूल यूं ही खिलते रहें। तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तेरे लगाए इन फूलों को कभी मुरझाने नहीं दूंगी। कुछ ही देर में अखिलेश और सुमन की शादी हो जाती है और सुमन अपने साथ अपनी एक पुरानी सिलाई मशीन लेकर ससुराल आ जाती है, जहां उसकी 2 जेठानियां उसका स्वागत करती हैं। देवरानी जी, इस कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। जी जेठानी जी। आओ देवरानी जी, हमारे इस माचिस के डिब्बे जैसे छोटे से ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। हम जेठानियों ने तो सोचा था कि हमारी प्यारी देवरानी अपने साथ दहेज में कोई सोफा सेट, बेड, फ्रिज ये सब लाएंगी, मगर लाई क्या है? खटारा सा सिलाई मशीन। घमंडी परी की बेइज्जती भरी बातों को काटते हुए अर्पिता कहती है, अरे वाह देवरानी जी, तुम्हारी ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। बड़ा ही महंगा लहंगा लगता है, किसी महंगे मॉल से खरीदा होगा, है ना? जी नहीं जेठानी जी, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि खुद सिला है। मुझे सिलाई आती है। और परी भाभी, यूँ तो मैं रिश्ते और उम्र दोनों में ही आपसे छोटी हूँ, मगर घर छोटा हो या बड़ा, मगर रिश्तों में प्यार होना चाहिए, क्योंकि घर परिवार प्यार से बनता है। सुमन के अंदर परिवार को साथ लेकर चलने की सोच उसकी जेठानी, जेठ, पति और सास का दिल जीत लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन जब सुमन अपनी जेठानी के साथ सब्जी खरीद कर बाजार से लौट रही होती है, तभी वो सड़क के बीच में बने फूलों के पेड़ों को कुछ सरकारी आदमियों के हाथों कटते हुए देखती है। सुमन उन फूलों के पौधों को लाकर अपने ससुराल के खाली आंगन में बो देती है और उनका रोज बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। थोड़े ही दिनों में उनमें फूल खिलने लगते हैं। तभी सुमन अपनी जेठानी अक्षरा और अपने जेठ से लड़ते देखती है। मुझे कुछ नहीं पता अर्जुन, इस बार मुझे नई साड़ी चाहिए तो चाहिए। अरे औरों के पति तो उनसे चांद तारे उन्हें तोड़कर लाकर देते हैं, तो मुझे एक साड़ी भी नहीं दिला सकते हो? हाँ, आसमान तो उनके पप्पा का है, चंद्रयान की औलाद नहीं लग रहे हैं वो सारे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ क्यों सुबह सुबह मेरा खून पी रही हो? जैसे मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारे लिए साड़ी ला दूंगा। पिछले 3 सालों से तुम यही बोलकर टरका रहे हो कि पैसे आ जाने दो, साड़ी खरीद दूंगा, मगर ये गरीबी का टंटा खत्म ही नहीं होता। पता नहीं कैसा नासपति मिला है जो मुझे एक साड़ी नहीं दिला सकता अपनी बीवी को। ये कहते कहते अक्षरा गरीबी के चलते चिढ़कर रोने लगती है। ये देखकर उसकी देवरानी कहती है, मुझे जेठानी जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मगर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं उन्हें एक नई साड़ी खरीद कर दे दूं। अगर थोड़े पैसे भी होते तो भी मैं थान का कपड़ा लेकर साड़ी बना देती, मगर मैं जेठानी जी के लिए इन फूलों की साड़ी बना सकती हूँ। आखिरकार मैं एक दर्जी हूँ। फिर सुमन अपने बाग के सारे फूल तोड़कर उसे साड़ी बनाना शुरू करती है और साड़ी के साथ ही वो फूलों से बढ़िया डिजाइन वाला ब्लाउज भी बनाती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। फिर सुमन फूलों वाली साड़ी अपनी जेठानी अक्षरा को देती है। ये लीजिए जेठानी जी, आपको नई साड़ी चाहिए थी ना, मैंने आपके लिए फूलों से नई साड़ी बनाई है।
अपनी गरीब देवरानी की फूलों वाली बनाई साड़ी देखकर सुमन की जेठानी बहुत खुश होती है। वाओ, ये फूलों वाली साड़ी कितनी सुंदर है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी देवरानी इस सुंदर साड़ी के लिए। अरे वाह देवरानी जी, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो। देखो ना, मेरी भी सारी की सारी साड़ियाँ फट गई हैं। क्या तुम मेरे लिए भी इन फूलों से शेडो साड़ी बना दोगी, जैसे साड़ी आलिया ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में पहनी थी? हाँ हाँ जेठानी जी, गरीब दर्जी देवरानी आपके लिए बिल्कुल आलिया जैसी ही साड़ी बनाएगी, वो भी इन फूलों से। अपनी दूसरी जेठानी की फरमाइश पर इस बार गरीब सुमन उसके लिए भी ताजे ताजे फूलों को तोड़कर अलग अलग फूलों को सिलकर जैसे ही गुलाब जैस्मिन लिली को लगाकर बहुत ही सुंदर साड़ी बनाकर उसे देती है। ये लीजिए जेठानी जी, आपकी फूलों वाली साड़ी। अरे वाह, ये फूलों वाली साड़ी तो डिट्टो आलिया की साड़ी जैसी ही लग रही है। सच में मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारी सिलाई का तो जवाब ही नहीं। फिर अचानक ही सुमन अपनी तीसरी और चौथी जेठानी को उम्मीद लगाए हुए परी की फूलों वाली साड़ी को देखते हुए अपनी फटी हुई साड़ियों को देखकर दिल ही दिल में बहुत दुखी हो जाती है, जिसे उनकी गरीब देवरानी देख लेती है और उसे उनकी ख्वाहिश समझते देर नहीं लगती, जिसके पास वो अपनी दोनों जेठानी और अपनी सास के लिए भी फूलों वाली बहुत ही सुंदर सी साड़ी बनाकर उन्हें देती है। अर्पिता दीदी, कविता दीदी, ये फूलों वाली साड़ी आपके लिए, और माँ जी, ये साड़ी मैंने आपके लिए बनाई है। शुक्रिया देवरानी। सच बोलो तो मैं और कविता भी ये फूलों वाली साड़ी पहनना चाहती हैं, मगर तुम्हें कह नहीं पाई, फिर भी तुम समझ गई। समझती कैसे नहीं, अब मेरे लिए मेरी जेठानी नहीं, आप बड़ी बहन हैं। सच में सुमन बहू, वैसे तो तू अपनी चारों जेठानियों से छोटी है, मगर इस गरीबी के चलते एक डर मुझे हमेशा खाता रहता था कि कहीं परी और अक्षरा बहू चली ना जाए, मगर तूने इन फूलों वाली साड़ी बनाकर उनकी फरमाइश पूरी करके इस घर को टूटने से बचा लिया। अब जब कहीं भी सुमन की जेठानियां उसकी बनाई फूलों की साड़ी पहनकर जाती तो औरतें उन्हें देखती ही रह जाती। तभी उनके घर के पास रहने वाली मोहिनी उनसे पूछती है, अरे क्या बात है, तुम चारों ऐसी टिप टॉप बनकर कहाँ जा रही हो, और तुम्हारी ये साड़ी तो बड़ी ही सुंदर लग रही है, एकदम नया पीस है, कहाँ से खरीदा? मोहिनी आंटी, ये साड़ी हमने खरीदी नहीं, बल्कि हमारी देवरानी ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाई है, उसे दर्जी का काम आता है। फिर तो मुझे भी तुम्हारी देवरानी से ऐसी ही फूलों वाली साड़ी बनवानी है। इस तरह से सुमन के हाथों के हुनर के कारण घर बैठे ही उसे फूलों वाली साड़ी बनाने का ऑर्डर मिलता है। उन फूलों वाली साड़ियों को बनाने में वो गरीब देवरानी अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा देती, इसलिए सुमन की सिली हुई फूलों की साड़ी पर सफाई से काम लोगों को बहुत पसंद आता है और उसका काम बढ़ता रहता है। अब उसे हर दिन आसानी से 10 फूलों वाली साड़ी बनाने का ऑर्डर भी आ जाता, जिसे बनाते बनाते सुमन के हाथ भी अक्सर छिल जाते थे। ये क्या देवरानी जी, ये फूलों वाली साड़ी बना बनाकर तुमने अपने हाथों की क्या हालत कर ली है? हल्का सा घाव है जेठानी जी, ठीक हो जाएगा, और वैसे भी जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत जख्म तो सहना ही पड़ता है। तो फिर आज से हम चारों जेठानियां भी मिलकर अपनी प्यारी देवरानी के साथ ही फूलों वाली साड़ी बनाएंगी। वैसे भी जो एक दूसरे की तकलीफों को सह ले वही तो अपने होते हैं। कविता की इस बात पर सभी देवरानी जेठानी की आंखों में आंसू भर आते हैं और उस दिन के बाद से सुमन की चारों जेठानियां उसके साथ मिलकर फूलों वाली साड़ी बनाती हैं, जो कि बाजार में सबसे ज्यादा बिकती। आखिरकार धीरे धीरे उनकी फूलों वाली साड़ी एक ब्रांड बन जाती है और उनके हालात पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक फिर से फट गई। कोई बात नहीं गुड्डी बिटिया, मैं इसे सिलकर अभी ठीक कर दूंगी। ये सुनकर गुड्डी चिढ़कर बोलती है, माँ पहले भी तो आपने इस फ्रॉक को कितनी जगह से सिला हुआ है, मगर ये बार बार फट जाती है। माँ मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना, ये फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है और ये पुरानी भी हो गई है। सब मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना। नहीं गुड्डी, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रॉक नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम्हारे गरीब माँ के पास अभी पैसे नहीं हैं। आपके पास कभी भी हमारे लिए पैसे होते ही नहीं हैं, बस ये फटे चिटे कपड़े पहनने को मिलते हैं और खाने को रूखी सूखी रोटी। अगर आप मुझे और बंटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी तो हमें पैदा ही क्यों किया? बेटी की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर अर्पिता गरीबी से झुंझलाकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। गुड्डी इतनी बड़ी हो गई है तू कि अपनी माँ से ही सवाल करेगी? अरे अर्पिता बहू, क्यों बेचारी इस बच्ची को मार रही है? अब इसे क्या पता मेरी गरीबी का टंटा। ठंड रख, चल ये ले लड्डू खा। कहाँ हो जमुना?
अरे रमा बहन, आप यहाँ। ये लो मिठाई खाओ। ये ले नीलम, तू भी खा। मगर काकी, ये तो बताइए मिठाई किस खुशी में खिला रही है? मेरी बेटी पायल की शादी सेट हो गई। बड़े ही अमीर खानदान से है उसके ससुराल वाले। ये देखो, पायल की शादी का जोड़ा, लाखों का लहंगा भेजा है और हम सभी के लिए भी महंगे कपड़े भेजे हैं। मगर अब सबकी किस्मत मेरी पायल जैसी अच्छी कहाँ। वैसे जमुना, नीलम की शादी कहीं लगी कि नहीं? रिश्ते तो देख ही रहे हैं रमा बहन, मगर लड़के वालों की दहेज की मांग के चलते कहीं बात नहीं बन पा रही। देख जमुना, 100 की सीधी बात है, आजकल अच्छे रिश्ते बिना दहेज दिए कहाँ मिलते हैं। और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन रिश्ते लेकर? और फिर तुम ठहरे गरीब भैया। ये सुनकर अखिलेश रमा को जवाब देते हुए कहता है, ठीक कहा रमा काकी आपने, हम गरीब हैं, मगर नमक रोटी खाकर भी अपने घर में ही रहते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं। अखिलेश, तू मुझ पर काहे बिगड़ रहा है? ये लो अर्पिता बहू, ये मेरी बेटी की शादी का लहंगा सिल देना। बड़ा आया भाषण झाड़ने। अर्पिता और उसके ससुराल वालों को लोग गरीबी के चलते ऐसी तानों भरी बातें अक्सर सुनाया करते थे। परिवार में सास ससुर और 2 बच्चे और एक ननद थी। अखिलेश एक फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह पर काम करता था और श्यामू एक सेठ के यहाँ माली था। मगर पति और ससुर की कमाई से भी 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए शादी के बाद जब अर्पिता बहू बनकर ससुराल आई तो सिलाई करने लगी, जिससे वो 4 पैसे कमा पाती थी। मगर सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते थे, जिसके चलते अर्पिता और उसके गरीब ससुराल वाले फटे चिटे कपड़ों में ही गुजारा करते थे। एक दिन अर्पिता कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसका ससुर श्यामू अपने कंधे पर ढेर सारे पेड़ पौधे लेकर आता है, जिनमें कई सारे खूबसूरत फूल भी खिले होते हैं। बहू, इन पेड़ पौधों को आंगन में धूप में रख देना, पत्ते सूख जाएंगे तो चूल्हा लगाने के काम आएंगे। बाऊजी, इन पेड़ पौधों में कितने सुंदर खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और इसके पत्ते भी एकदम हरे भरे हैं, फिर इसे क्यों काट दिया? अरे बहू, इन अमीरों के लिए जब रिश्ते और रस्मों के कोई मायने नहीं होते हैं तो ये तो भला पेड़ पौधे हैं। मैं जहाँ काम करता था उस सेठ ने अपने बंगले के बाहर की सारी बगिया उजाड़ कर पानी का झरना लगवा दिया और कहा कि अब मुझ मामूली से मालिक की उसे जरूरत नहीं है, इसलिए काम से भी निकाल दिया। कोई बात नहीं बाबूजी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अर्पिता कुछ गुलाब के पौधों की कलम आंगन में लगा देती है और बाकी फूलों को तोड़कर अंदर लाती है। अच्छा हुआ जो मैं इन कपड़ों के कतरन को इकट्ठा करती थी। मैं जानती थी एक न एक दिन ये मुझ गरीब दर्जी बहू के बहुत काम आएगा। ये कहते हुए वो गरीब दर्जी बहू उन कतरनों को जोड़कर फ्रॉक का एक अस्तर सिल लेती है और गुलाब के फूलों से एक बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक सिलकर गुड्डी को देती है। ये देखो गुड्डी बिटिया, तुमने मुझसे नई फ्रॉक मांगी थी ना, ये रहा तुम्हारा नया फूलों वाला फ्रॉक। फूलों का फ्रॉक देखकर गुड्डी बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये फूलों वाला फ्रॉक कितना सुंदर है। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी नई फ्रॉक है जो मेरी माँ ने सिला है। अपनी मासूम बेटी के चेहरे पर खुशी देख उस गरीब दर्जी बहू का मन भर आता है। तभी बंटी बोलता है, माँ, मेरे लिए भी एक फूलों वाला शर्ट सिल दो ना, और एक पैंट भी। देखो ना, आप बार बार एक ही पुरानी शर्ट पहनकर अब तो ये शर्ट भी सड़ गई है। ठीक है बंटी, मैं तुम्हारे लिए भी फूलों वाले कपड़े सिलूंगी। अब खुश? इस बार कपड़े बनाने के लिए अर्पिता फूलों के साथ साथ हरे भरे पत्ते भी इस्तेमाल करती है। अगर मैं पैंट शर्ट दोनों ही फूलों से सिल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फूलों वाली शर्ट के साथ पत्तों वाली सिंपल पैंट मेरे बेटे बंटी पर बहुत सूट करेगी। गरीबी के चलते उस गरीब दर्जी बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को 1-2 जोड़ी नए कपड़े दिला सके, मगर अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो कड़ी मेहनत करके फूलों और पत्तों से रेडीमेड कपड़े से भी ज्यादा सुंदर कपड़े सिलती है। साथ ही अपनी ननद सास ससुर को फटे हुए कपड़ों में देखकर उनके लिए भी कई दिन की मेहनत लगाकर फूलों से सुंदर कपड़े सिलती है। ये लो बंटी, तुम्हारे कपड़े। माँ जी, भाऊजी, मैंने आप दोनों के लिए कपड़े बनाए हैं। और नीलम, ये देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भी फूलों वाला सूट सिला है। अपने लिए अपनी दर्जी बहू का ऐसा प्यार देखकर उसके गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको मेरी सिली साड़ी पसंद नहीं आई? नहीं अर्पिता बहू, ये फूलों वाली साड़ी बहुत सुंदर है, सच में। हाँ बहू, सच में तूने मेरे लिए भी बहुत सुंदर फूलों वाला धोती कुर्ता सिला है। सालों बाद तन पर कुछ नए कपड़े पहनूंगा।
शुक्रिया भाभी, मेरे लिए इतना सुंदर सूट सिलने के लिए। ये बहुत सुंदर है। उस गरीब दर्जी बहू की फूलों के बनाए कपड़ों से उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। अब अर्पिता गरीबी के चलते अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए अक्सर फूलों के कपड़े बनाती है, जिसे पहनकर जब भी उनमें से कोई घर से बाहर आता है तो लोगों में भी गरीब दर्जी बहू के बनाए फूलों के कपड़े पहनने की चाहत बढ़ती है, जिससे लोग अब अर्पिता से फूलों वाले कपड़े सिलवाने लगते हैं। वहीं एक दिन नीलम को भी देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उस दिन नीलम अपनी भाभी का सिला हुआ फूलों वाला सूट पहनती है, जिससे वो यश को पसंद आ जाती है। बहन जी, बड़ा प्यारा फूलों वाला सूट पहना है बिटिया ने, किस ट्रेलर से सिलवाया? गायत्री जी, ये फूलों वाला सूट मेरी बहू अर्पिता ने सिला है, उसे दर्जी का काम आता है। फिर तो मेरी शादी की फूलों वाली शेरवानी भी आप ही सिलना अर्पिता भाभी। हाँ हाँ जरूर यश जी, मतलब कि आपको हमारी नीलम पसंद है। जी भाभी, आपकी ननद है ही इतनी सुंदर कि कोई ना कह ही नहीं सकता। देखते ही देखते नीलम की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्पिता खुशी के साथ अपनी ननद को हल्दी और मेहंदी लगाती है, मगर तभी वो अपने सास ससुर को परेशान होकर बात करते हुए सुन लेती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश की माँ, बिटिया की शादी में 2 दिन रह गए हैं, अभी तक न शादी का टेंट बंधा है और न मंडप सजा है। पैसे की समस्या तो जैसे सामने मुंह खोले खड़ी है। वही तो जी, इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची का घर बसने जा रहा है, कहीं ये शादी होते होते रह ना जाए। माँ जी, मेरी ननन की शादी नहीं रुकेगी, ये शादी होगी। हम सभी साथ मिलकर टेंट लगा लेंगे और बांस से मंडप बनाएंगे, क्योंकि हरे बांस के बने मंडप से शुभ कुछ भी नहीं। और रही बात शादी के जोड़े की, तो मैं नीलम के लिए फूलों का लहंगा बनाऊंगी। अर्पिता की बातें उसके सास ससुर के टूटे हुए हिम्मत को जोड़ देती है और सभी एक साथ शादी की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही अर्पिता अपनी ननद के लिए फूलों से बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा बनाती है, जिसे पहनकर नीलम अपनी शादी वाले दिन भी बहुत सुंदर लगती है। जिसके बाद गरीब जमुना और श्यामू नीलम का कन्यादान करते हैं और विदाई के वक्त ससुराल जाते वक्त नीलम आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब दर्जी भाभी से कहती है, अर्पिता भाभी, ये शादी का जोड़ा हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। आज आपकी वजह से मेरी शादी हो सकी है। भगवान आप जैसी बहू और भाभी हर लड़की को दे। जाओ मेरी प्यारी ननद, भगवान करे तुम्हें तुम्हारे ससुराल में जिंदगी की सारी खुशी मिले। इसके साथ सभी नीलम को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वहीं अब जिस भी लड़की की शादी होने वाली होती है वो अपनी शादी का जोड़ा फूलों वाला बनवाती है, जिससे उस गरीब दर्जी बहू की पहचान बढ़ती चली जाती है और उसके घर की हालत भी ठीक होने लगती है।